गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज तुम लोगों के सामने मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी का डायग्नोस्टिक टूल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड, उसके विषय में आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले डायग्नोसिस के बारे में जानना ज़रूरी है कि डायग्नोसिस है क्या। डायग्नोसिस को हिंदी में हम लोग निरूपण या निदान के नाम से जानते हैं, और निदान का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगी या सेवार्थी जो क्लाइंट होता है उसकी पहचान की जाती है, उसकी रोग की पहचान की जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न आधारों पर रोगी की जांच करके यह निर्धारित या निश्चित किया जाता है कि वह किस मानसिक रोग या मानसिक व्याधि से पीड़ित है। तो इस चीज़ की पहचान करने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो एक टूल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, नैदानिक मनोविज्ञान में, और इसी के संबंध में आज हम लोग इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इंटेलिजेंस के बारे में तुम लोगों ने पहले भी पूर्व के कक्षाओं में भी तुम लोगों ने इंटेलिजेंस के संबंध में बहुत सारी चीज़ों को जाना होगा। तो जैसे कि बहुत सारे परिभाषाएं जो इंटेलिजेंस के संबंध में दी गई हैं, जैसे कि एल्फ्रेड बीने का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इंटेलिजेंस के संबंध में उनका कहना है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी फॉर जजमेंट और कॉमन सेंस। उसी तरह थॉर्नडाइक ने भी कहा है कि इंटेलिजेंस एज वंस कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद द सिचुएशन। जीन पियाजे का अगर हम देखें तो उनका कहना है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग्स। लेकिन डेविड वेशलर जो 1977 में जो परिभाषा दी वो सबसे उत्तम और सर्वोपरि मानी गई है। उनका कहना है इंटेलिजेंस इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी। इन्होंने इंटेलिजेंस को सार्वभौम क्षमता कहा है। इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली टू द इन्वायरमेंट। तो जो व्यक्ति अपने वातावरण में उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, प्रभावशाली तरीके से डील करता है और रैशनली थिंक करता है अपने वातावरण में, उसको इंटेलिजेंस के रूप में इस तरह से उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। नेक्स्ट जो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में समझ लेते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने इस सब चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इंटेलिजेंस के कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी चर्चा करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग इसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक इसके यूजेस को, डायग्नोस्टिक टूल में क्या क्या कहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि E.L. थॉर्नडाइक ने इसको तथा गैरेट ने इसको जो डिवीज़न किया इंटेलिजेंस का, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस के तीन भागों में इसको जो है बांटा है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कॉम्प्रीहेंड एक्चुअल सिचुएशन एंड इट रिएक्ट टू देम एडिक्वेटली। द कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इज़ द एविडेंट फ्रॉम वेरियस effective daily life. This type of intelligence is applicable when the individual is handling concrete object or machines. Engineer, mechanics and architects have this type of intelligence. Concrete intelligence जिसके पास होता है वो व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक्स इस तरह की कार्यों में जो है वो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उस कार्य को संपन्न कर पाते हैं। Abstract intelligence is the ability to respond to word and symbols. Abstract intelligence is required in the ordinary academic subject in the school, that is acquired other an intensive study of books and literature. Good teachers, lawyers, doctors, philosophers have this type of intelligence. उसी तरह सोशल इंटेलिजेंस ये भी एक ऐसी क्षमता है जिसमें कि हम सामाजिक परिवेश में जो व्यक्ति बेहतर तरीके से अपने आप को ढाल पाता है, दूसरे के भाव को, अपने भाव को समझ पाता है और बेहतर तरीके से सामाजिक परिवेश में अपने आप को उत्तम तरीके से वहाँ मैनेज कर पाता है, तो वहाँ वो सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत वो व्यक्ति ऐसा कर पाता है। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो 3 तरह के इंटेलिजेंस को डिवाइड किया गया है, वो बेहतर तरीके से इंटेलिजेंस को समझने के लिए एक 3 बिंदुओं में जो उन्होंने समझाया है, 3 तरह के इंटेलिजेंस को समझाया है, उसको समझना जो है वो, उसको समझ के जो है हम आगे बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसके साथ इसकी विशेषताओं पे आते हैं। इंटेलिजेंस की क्या क्या विशेषताएं? इंटेलिजेंस मीन्स ऑल अराउंड मीन मेंटल एफिशिएंसी। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से मेंटल एफिशिएंट जो व्यक्ति होगा वो हर तरह के कार्य को करने में संपन्न होता है।
तो एक इंटेलिजेंस की मुख्य विशेषताओं में से पहला विशेषता है कि इंटेलिजेंस जो है वो ऑल अराउंड मेंटल एफिशिएंसी, इसकी एक पहली विशेषता है। इंटेलिजेंस इज़ अ पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रूथ। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडेप्शन and adjusting to new situation. Intelligence is the ability for abstract thinking as well as the capacity to learn from the past experience. The developmental period of intelligence is from birth to adolescence. जो developmental period होता है वो जन्म से लेके adolescent तक जो है वो डेवलप होता है। Intelligence is mostly determined by heredity but सुटेबल इन्वायरमेंट नेसेसरी टू इम्प्रूव इट। हेरिडिटी तो बिल्कुल भी इसको डिटरमाइन करता है, इसको हेरिडिटी के द्वारा बहुत हद तक प्रभावित होता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्लिनिकल एरिया में हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक रूप से असक्षम है या कुशाग्र बुद्धि का है या जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड होके आता है, तो हम लोग सबसे पहले उसके माता पिता को देखते हैं कि कहीं माता पिता में किसी तरह का अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी वो चीज़ ट्रांसफ़र होता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लेकिन हेरिडिटी को ही सिर्फ नहीं बल्कि जो हमारा जो सुटेबल इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी हद तक बुद्धि को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ जो है वो जानना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि किसी व्यक्ति की बुद्धि कम है, किसी व्यक्ति की बुद्धि ज़्यादा है, कौन व्यक्ति जो है वो कुशाग्र बुद्धि का है, कौन व्यक्ति जो है वो बहुत ही लो मेंटल इंटेलिजेंस का है, एवरेज इंटेलिजेंस का है, हम लोग उसको कैसे जान पाते हैं? ये आप लोग बहुत पहले से ही आप लोग जानते हैं, बहुत पढ़ते हुए हैं, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा करना यहाँ पर ज़रूरी है। इसको हम लोग मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। आईक्यू को ज्ञात करने के लिए MA/CA × 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मेंटल एज जो है वो टिपिकल इंटेलिजेंस लेवल फाउंड फॉर पीपल एट गिवन क्रोनोलॉजिकल एज। और CA क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, द एक्चुअल एज ऑफ द चाइल्ड टेकिंग द इंटेलिजेंट टेस्ट, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग जो आते हैं वो हमारा है क्लिनिकल यूजेज ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। क्लिनिकल एरिया में नैदानिक मनोविज्ञान में इंटेलिजेंट टेस्ट को हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? ऐसा टेस्ट तो हमारा ऐसा नहीं कि किसी एक टेस्ट से ही हम सब चीज़ को जांच कर लेते हैं। टेस्ट हमारा विभिन्न तरह का है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, जैसे कि वेस्टर का है, बिने साइमन का है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, इसके साथ साथ वर्बल है, नॉन वर्बल है, परफॉर्मेंस टेस्ट है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बट विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेलिजेंट टेस्ट और हम ये सारे इंटेलिजेंट टेस्ट के माध्यम से जो है वो हम लोग ये डिफरेंट डायग्नोसिस कर पाते हैं कि फ़लाना व्यक्ति में किस तरह का प्रॉब्लम है, उसका निदान निकाल पाते हैं इस टूल के माध्यम से। तो क्या क्या चीज़ को हम लोग कर पाते हैं? पहला है एस्टिमेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल। इंटेलेक्चुअल लेवल के माध्यम से सामान्यतः बुद्धि के 3 स्तर होते हैं, जैसे एवरेज होता है और एवरेज से नीचे होता है या एवरेज से ऊपर होता है। तो इस चीज़ को जांचने के लिए जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल को जांचने के लिए जो है वो हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट का यहाँ पे हम लोग उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में, पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग उसको जांच कर पाते हैं। MA/CA × 100 के माध्यम से हम लोग को पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का या किस बच्चे का बौद्धिक क्षमता जो है वो कितनी है। डायग्नोसिस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिहेवियर भी आते हैं जैसे कि बच्चा या कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो क्रिमिनल बिहेवियर उसके अंतर्गत जो है वो देखा जाता है। बहुत सारे अपराधी व्यवहार, जुवेनाइल डेलिकेंसी, ये सब बहुत सारे केसेस जो है नैदानिक मनोविज्ञान में जो है वो निदान या फिर ऐसे केसेस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में ये जो है वो समस्या बनते चला जा रहा है। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए भी जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ भी इंटेलिजेंट टेस्ट का हम लोग जो है वो उपयोग कर सकते हैं। अपराध के कारण बहुत सारे अपराध के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें मुख्य कारण जो है बौद्धिक योग्यता या निम्न या अत्यधिक या निम्न योग्यता भी हो सकती है और अधिक योग्यता भी हो सकती है। जैसे जो बच्चे जो है वो इंटेलेक्चुअल डलनेस के कारण अपने वर्ग में समायोजित नहीं हो पाते हैं, वो अपराधी व्यवहार करने लगते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन वो कभी कभी जो है डाइवर्ट हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो उसका दिखाई पड़ता है कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, बहुत सारे समस्याग्रस्त बच्चे भी जो हैं वो उनका जो है एकेडमिक जो है वो
लाइफ जो है वो बहुत ख़राब होता है। उनका जो है वो समस्याग्रस्त बालक जो है वो घर में भी समस्या बन के रहते हैं, स्कूल कॉलेज में भी समस्या बन के रहते हैं। तो ऐसे बच्चों का व्यवहार जो है वो जो काउंट करने के लिए, उनका ये करने के लिए, पता लगाने के लिए बौद्धिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग जो है वो हम लोग कर लेते हैं नैदानिक मनोविज्ञान में। प्रिडिक्शन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, इसके साथ साथ जो है वो एजुकेशनल अचीवमेंट, बच्चा कितना उपलब्धि स्तर हासिल कर पाएगा, इसका भी प्रिडिक्शन जो है वो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जा सकता है। और यह एक वास्तविकता है कि अन्य बातें समान रहने पर भी कोई बालक शिक्षा के क्षेत्र में उस हद तक सफल हो पाता है जिस हद तक वो बुद्धिमान होता है, और इस आधार पर उस बालक की शैक्षणिक सफलता के संबंध में भविष्यवाणी करना संभव हो पाता है। इसके साथ साथ है वोकेशनल गाइडेंस। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से व्यावसायिक निर्देशन में भी काफ़ी सुविधा होती है, और एक विशेष तरह के व्यवसाय में सफल होने के लिए एक निश्चित मात्रा में बौद्धिक योग्यता की होना जो है वो आवश्यक होता है। और इसी अभिधारणा के आधार पर नैदानिक मनोविज्ञान या नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुकूल व्यवसाय की सलाह देने में सफल भी हो पाते हैं। इसके बाद है आपका पर्सनालिटी असेसमेंट। इसके द्वारा जो है वो सिर्फ बुद्धि के द्वारा जो है सिर्फ हम उसके बुद्धि को नहीं, बल्कि हम क्योंकि पर्सनालिटी में जो है वो बुद्धि भी एक एलिमेंट आता है। तो इसमें जो है वो जैसे कि वेस्लर का जो बुद्धि मापनी है, उसके अंतर्गत जो उसका जो सब टेस्ट है उसमें जो है बहुत सारा ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी का भी संकेत जो है उसमें मिलता है उस स्केल में। तो उसके द्वारा जो है वो बुद्धि के द्वारा जो है वो हम उसके व्यक्तित्व को भी समझ पाते हैं, और इस तरह से जो है वो पर्सनालिटी का असेसमेंट करने में बुद्धि परीक्षणों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है स्पेशल एसेट एंड डिफेक्ट्स। बुद्धि परीक्षणों के उपयोग में नैदानिक मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक को किसी रोगी या सेवार्थी के संबंध में यह जानकारी मिल जाती है कि उसमें कौन कौन सी योग्यताएं या कमजोरियां हैं। तो इस आधार पर भी जो है वो रोगी या सेवार्थी को जो है सुझाव देने में या उसको सलाह देने में जो है वो आसान होता है, या उसके परिवारजनों को सलाह देना आसान होता है। उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, हम लोग साइंटिफिक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसके आधार पे जो है वो कोई भी अगर उसको टेस्ट करे तो उसका ही वही सेम रिजल्ट आता है। इसके साथ डायग्नोसिस ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारा जो शैक्षणिक पिछड़ापन जो होता है उसको भी जो है वो उसको भी दूर कर दिया जाता है इंटेलिजेंट टेस्ट के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्डर को भी जो है वो इंटेलिजेंट टेस्ट के माध्यम से जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जितने भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर हैं या साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसको निरूपण में जो है सहायता मिल जाती है। इस क्षेत्र में बिने साइमन मापनी है या वेस्लर मापनी है सबसे अधिक जो है उपयोग किया जाता है इसमें। और इस तरह से नैदानिक मनोविज्ञान या क्लिनिकल जो भी चिकित्सक हैं क्लिनिकल एरिया में इस तरह के बुद्धि परीक्षणों का उपयोग जो है बड़े ही बेहतर तरीके से करके जो है वो रोगी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उनका उचित चिकित्सक की सलाह जो है वो उनको देने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करते हैं। तो इसके साथ ही जो है वो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। आपके पास बुक्स होगा पहले का, तो बुक्स को देखिए आप उसको, क्योंकि इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और इसके अलावा और भी बहुत से डायग्नोस्टिक टूल हैं जो कि नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग उसमें उसको डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो दूसरे टूल के साथ मैं उपस्थित होंगी तुम लोगों के सामने। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।